हेलो डियर फ्रेंड्स, मुझे माफ़ करना, स्टोरी अपलोड नहीं कर रहा था इसलिए आई एम सॉरी। बट दोस्तों, मेरा एक निजी प्रॉब्लम था और अभी तो स्टोरी अनलॉक करने में भी ज़्यादा कॉइन ले रहा है, तो इसलिए भी स्टोरी अपलोड नहीं कर रहा था। ओके, तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड 391। शेखर डरा हुआ है। अब तक आपने सुना कि रुद्राक्ष अनाहिता को शेखर के दिल मुंबई आने के बारे में बताता है और वही शेखर अनाहिता के एक क्वेश्चन को चुराकर अपनी थीसिस पूरी कर लेता है और पहले राउंड भी क्लियर कर लेता है। अब आगे शेखर ने खुद कॉल किया। यह देखकर दिव्या उसे सरप्राइज करने के लिए लाइट स्प्रिंग के लिए निकल गई है और वही लाइट स्प्रिंग में अगले दिन सुबह 9:30 बजे शेखर अपनी थीसिस की हार्ड कॉपी लेकर उस क्लासरूम में पहुंचा जहां थीसिस डिफेंस होने वाली थी। उसके लेफ्ट में एक मोटा सा आदमी बैठा हुआ था जो ऑलमोस्ट सेम ग्रेड में ही था उसकी तरह, मगर उसकी इंटेलिजेंस उसकी तरह अच्छी नहीं थी और वह अपनी इंटेलिजेंस की मदद से क्वेश्चन है टेस्ट भी पास नहीं कर पाया था। मगर फिर भी शेखर एक मुस्कुराहट के साथ उसे चीयर करते हुए कहा, गुड लक क्रिस्टोफ, आई नो यू कैन डू इट। भले ही उसने यह बात कहा था, मगर वह दिल में सिर्फ क्रिस्टोफ के लिए घिन महसूस करता था। उसके ओपिनियन में उसके थीसिस परफेक्ट के बिल्कुल नज़दीक थी, लेकिन जब उसने क्रिस्टोफ की थीसिस देखी तो उसे एहसास हुआ कि वह बिल्कुल ऑर्डिनरी है। ना ही वह ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी और ना ही आई कैचिंग है। उसके कंपैरिजन में उसकी थीसिस कुछ देखकर सबकी आंखों में खुशी से चमक जाएगी। एक दूसरे तरीके से देखा जाए तो वह आज काफ़ी लकी था कि थीसिस प्रेजेंटेशन में उससे पहले क्रिस्टोफ का था। अगर उससे उसका कंपैरिजन किया जाएगा तो वह पक्का थीसिस डिफेंस आसानी से पार कर लेगा। थैंक यू, गुड लक टू शेखर, क्रिस्टोफ ने एक ग्रेटफुल स्माइल के साथ जवाब दिया। वह एक ऑनेस्ट और सिंपल आदमी था और उसे बहुत अच्छे से पता था कि वह इंटेलिजेंट नहीं है। वह अपनी बहुत मेहनत के बाद मैक्सवेल यूनिवर्सिटी में आया था और उसने बहुत मेहनत की थी यह पास होने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फाइनल एग्जाम्स उसकी इंटेलिजेंस से ज़्यादा मुश्किल थे और इसकी वजह से उसका ग्रेजुएशन डिले हो गया। वही उसके बाद सुनकर शेखर अपने मन ही मन बोल रहा था, कितना बड़ा बेवकूफ़ है। ठीक उसी वक्त किसी ने अंदर से क्रिस्टोफ का नाम लिया। ITS my turn, now I am going to in you should be get ready to, क्रिस्टोफ ने कहा और शेखर का कंधा थपथपाया और फिर अपनी थीसिस के साथ अंदर चला गया। ऑटोमेटिक डोर खुला और फिर बंद हो गया और 2 सेकंड के उस खुलने के दौरान ही शेखर ने किसी जाने पहचाने चेहरे को अंदर देखा। वेट, क्या वह लड़की अनाहिता जैसे दिख रही थी? यह सोचते ही शेखर के माथे से ठंडा पसीना आने लगा। अगर अनाहिता यहाँ हुई तो बाकी सबको पता चल जाएगा कि जो भी सारे एग्जाम्पल्स उसने अपने थीसिस में इस्तेमाल किए हैं वह सारे अनाहिता के हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वह यहाँ नहीं हो सकती। अनाहिता भले ही माहिरा है और एक जीनियस स्टूडेंट है जिसके बारे में सब बात करते हैं, तो फिर भी वह ग्रेजुएट स्टूडेंट है और एक ग्रेजुएट स्टूडेंट का कोई हक नहीं है थीसिस डिफेंस को अटेंड करने का। ऐसा तो है नहीं कि वही यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन में से एक है। आफ्टर ऑल सिर्फ बेस्ट प्रोफेसर और हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ही उनकी थीसिस डिफेंस को ज्वाइन कर सकते थे। अपने दांत पीसते हुए शेखर साइड में हट गया और आगे की तरफ झुकते हुए कंफर्म करने की कोशिश करने लगा कि क्या उसका शक सही था या गलत। जब वह दरवाजे की तरफ पहुंचने ही वाला था तभी बाहर के प्रोफेसर ने आगे कहा, दरवाजे के ज्यादा नजदीक मत रहो वरना जो स्टूडेंट अंदर थीसिस डिफेंस दे रहे हैं तुम उसे स्टूडेंट को डिस्टर्ब कर दोगे। यह सुनने के बाद शेखर के पास कॉरिडोर में लौटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वह पूरी वक्त खड़ा होकर इंतजार करता रहा और उसे काफी बेचैनी हो रही थी। पता नहीं किस कारण से उसे क्रिस्टोफ का थीसिस डिफेंस सेशन उम्मीद से ज्यादा लंबा लग रहा था। फाइनली आधे घंटा बीत जाने के बाद क्लासरूम का दरवाज़ा फाइनली खुला और जिस वक्त दरवाज़ा खुला तो क्रिस्टोफ अपने चेहरे पर खुशी की चमक लिए रूम से बाहर आया। जब शेखर ने उसके चेहरे की एक्सप्रेशन देखें तो हैरानी से पूछा, क्रिस्टोफ डिड यू पास? क्रिस्टोफ, क्या तुम पास हो गए? आई डिड, क्रिस्टोफर ने अपने हाथ एक्साइटमेंट में रब करते हुए कहा। प्रोफेसर ने कहा कि भले ही मेरी थीसिस पार्टिकुलर आउटस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन वह लोग देख सकते थे कि मेरा एटीट्यूड कितना अच्छा है। और वहाँ सबसे खूबसूरत जो प्रोफेसर थी उन्होंने यह भी कहा कि थीसिस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टूडेंट का एटीट्यूड होता है, वह देख सकती हैं कि मैं कितना सीरियस हूँ, तो उन्होंने मुझे पास कर दिया। यह सुनकर शेखर अपनी भौहों आपस में सिकुड़ गई और उसने कहा, एक खूबसूरत प्रोफेसर। सारे प्रोफेसर जो लास्ट ईयर की थीसिस डिफेंस में थे वह 40 साल से ज्यादा ऊपर के थे, तो यह प्रीटी प्रोफेसर कौन हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि
इस पॉइंट पर आकर शेखर आगे सोच नहीं पा रहा था। उसका दिमाग ब्लैकआउट हो गया। वह ज्यादा देर तक इस बारे में सोच भी नहीं पाया। Alright, I have finally realized one of my dream. I am going back now. Make up for me, student miss lessons and prepare थे for the yearly exam test. Good luck. Alright, मेरा फाइनल एक सपना पूरा हो गया है और मैं वापस जा रहा हूँ अपने स्टूडेंट के सारे लेसन्स कंप्लीट करवाने के लिए ईयरली एग्जाम एडमिशन टेस्ट के लिए। गुड लक। क्रिस्टोफर ने इतना कहकर शेखर को कंधा थपथपाया और फिर गाना गुनगुनाते हुए वहां से झूमते हुए चला गया। उसे जाता हुआ देखकर शेखर ने एक गहरी सांस ली, अपने आप को शांत करने के लिए। अगर क्रिस्टोफर एक ऑर्डिनरी थीसिस के साथ एग्जाम पास कर सकता है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि उसके थीसिस एक्सीलेंट थी। जब शेखर अपने आप को इनकरेज कर ही रहा था तभी सलीना की आवाज दरवाजे के अंदर से आई। शेखर भारद्वाज। अपना नाम सुनते ही शिखर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने 2 और गहरी सांसें लिए अपने आप को शांत करने के लिए, लेकिन उसके मन के अंदर जो चिंता चल रही थी उसे खत्म करना इतना आसान नहीं था। जब उसने दरवाज़ा पुश करके अंदर जाने की कोशिश की तो यहाँ तक कि उसके हाथ भी कांप रहे थे। शांत हो जाओ शेखर, शांत हो जाओ। यह तुम्हारा आखिरी चांस है। अगर तुम इस बार पास नहीं हुए तो तुम्हें मैक्सवेल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। जब शेखर ने इतना सब कुछ अपने आप को समझा दिया तो अपनी मुठियाँ कस के बांध ली तो फाइनली उसे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। अपने आप को मेंटेन करने के बाद वह एंटर हुआ और फिर उसने पैनल को ग्रिड किया। गुड मॉर्निंग, मैं शेखर भारद्वाज हूँ। ऑल राइट, लेट अस स्टार्ट। सलीना की आवाज़ आई तो शेखर ने अपना सर उठाया और अपने सामने की तरफ देखा। वहां पर रूम में 5 लोग थे। सलीना बीच में बैठी हुई थी और उनके बगल में और कोई नहीं बल्कि अनाहिता थी। उस लड़की का चेहरा इतना खूबसूरत था कि कोई भी उसे नहीं भूल सकता था। शेखर तो बिल्कुल भी नहीं, वह सचमुच वही थी। भले ही अनाहिता के चेहरे पर स्माइल थी लेकिन उसकी आंखों में लुक शार्प और कोल्ड था, जैसे वह उसके ऊपर हंस रही हो और उसे नीचा दिखा रही हो। उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे वह ऑलमोस्ट अपनी कोल्ड आंखों से शेखर के मन की बात पढ़ सकती हो। यह सब सोचकर शेखर को ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर किसी ने बम गिरा दिया हो और उसका दिमाग ब्लैक हो गया। और अनाहिता ही वह थी जिसमें वह बम गिराया था। उसने फ्यूज को उड़ा दिया था और उसके मेंटल प्रिपरेशन जिसे उसने मन ही मन काफी मुश्किल से बनाया था उसे सबको तोड़ दिया था। शेखर के चेहरे का रंग पीला पड़ा हुआ था। वह इतना पीला दिख रहा था जैसे वह किसी भी वक्त बेहोश हो जाएगा। थोड़ी देर पहले उसने अनाहिता को इस रूम में मिलने की पॉसिबिलिटी के बारे में सोचा था, लेकिन उसके दिमाग में इस ख्याल को जल्दी ही झटक दिया। अब जब वह अनाहिता को ठीक अपनी आंखों के सामने देख रहा है तो उसे फाइनल रिजल्ट रिलीज हुआ कि वह अपने आप से और झूठ नहीं बोल सकता। अनाहिता सचमुच थीसिस डिफेंस में पार्टिसिपेट कर रही है। अब वह क्या करेगा, कैसे करेगा? शेखर की बॉडी बहुत बुरी तरह कांप रही थी और एक बहुत ही तेज आवाज के साथ उसके हाथ की कॉपी जमीन पर गिर गई। जब सलीना ने उसका बिहेवियर देखा तो उनकी भौहें गुस्से में सिकुड़ गई और उन्होंने तेज आवाज में कहा, मिस्टर भारद्वाज। शेखर ने तुरंत उसने अपनी पेपर से उठाते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं नर्वस हो गया था। सलीना जानती थी कि कोई भी स्टूडेंट जो एक बार फेल हो गया है वह दोबारा नर्वस हो सकता है, इसलिए उन्होंने हमें सर हिलाते हुए कहा, ऑल राइट, प्लीज गिव अस ए कॉपी ऑफ योर थीसिस एंड इंट्रोड्यूस योर थीसिस। ओके। किसी तरह हिम्मत इकट्ठा करते हुए शेखर वहां पर पहुंचा उन सब के बीच में और उसके बीच में सिर्फ 2 मीटर की दूरी थी, मगर उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान पार करना हो। उसने अपनी थीसिस किसी तरह उनके पास पहुंचकर उन्हें दी और उसका दिल अब मुंह को आ चुका था। वह बस यही प्रार्थना कर रहा था कि अनाहिता उसके थीसिस देखे ना, या फिर देख भी तो उसे रियलाइज ना हो कि यह सारे एग्जाम्पल्स उसी के लिखे हुए क्वेश्चन है। अपने थीसिस को देने के बाद शेखर अपने पोजीशन पर आ गया और अब तक उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया था। उसने बोलना शुरू किया, मेरी थीसिस का टॉपिक है शेखर भारद्वाज। अनाहिता ने उसकी बात रोकते हुए कहा और उसकी आंखों में देखे बिना शेखर ने कहा, क्या आपको याद है कि थीसिस डिफेंस का सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है? यह सुनकर शेखर को सेकंड के लिए हैरान हो गया और उसे याद नहीं आ रहा था, तो उसने दोबारा याद दिलाया, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है तुम्हारा एटीट्यूड और सच्चाई। क्या अनाहिता को पता चल गया? पैनिक के स्टेट में शेखर बस उसकी बात को दोहरा सकता था, बिल्कुल, मेरा एटीट्यूड और सच्चाई। अनाहिता ने आधी मुस्कुराहट के साथ हाँ में सर हिलाकर कहा, अब जब तुम्हें पता है तो चलो शुरू करते हैं।
शेखर को नहीं समझ में आ रहा था कि अनाहिता पता लगा लिया है या फिर नहीं लगाया है, इसलिए और कोई रास्ता न होने पर उसने अपने दांत पीसे और अपने थीसिस का इंट्रोडक्शन देना शुरू किया। मेरी थीसिस एलिमेंट्री मैथमेटिक्स मेथड को इस्तेमाल करके फोर्थे मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के ऊपर बेस है और फोर्थर मैथमेटिक्स के फील्ड में सारे स्टूडेंट को अपनी थीसिस का इंट्रोडक्शन देने में कम से कम 10 मिनट लगते थे, मगर शेखर को 5 मिनट से भी कम वक्त लगा। वह अपनी पूरी स्क्रिप्ट जो उसने पहले से तैयार की थी, वह ऑलमोस्ट अनाहिता को देखकर भूल ही गया था और वह कुछ इम्प्रोवाइज भी नहीं कर सकता था। वह बस अपने पेपर में देखे हुए थीसिस के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को बता सकता, यहाँ तक कि वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। शेखर इतना ज्यादा हकला रहा था जैसे वह रातों रात उसे हकलाने की बीमारी हो गई हो। 5 मिनट तक सबको कुछ बताने के बाद उसने एक राहत की सांस ली और प्रोफेसर के सवाल पूछने का इंतजार करने लगा। यहाँ पर थीसिस डिफेंस की 2 पार्ट्स होते थे, एक इंट्रोडक्शन और थीसिस और दूसरा क्वेश्चन और आंसर सेशन। जैसे ही उसने अपनी थीसिस की कॉपी नीचे रखी, उसने डिससेटिस्फाइड टोन सुनी। यह सलीना ने कहा, मैक्सवेल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होने के बावजूद भी तुम अपनी थीसिस इंट्रोडक्शन की बेसिक इम्प्रोवाइजेशन भी क्यों नहीं कर पाए? एक ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थीसिस पेपर को रीड कर सकते थे, लेकिन यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता था। भले ही यह कोई नेसेसरी स्किल्स नहीं थी, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स उनके थीसिस के बारे में अपने स्पीच को बहुत ही अच्छे से इम्प्रोवाइज करके आते थे। यह सुनकर शेखर ने आउटवार्ड लेते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं बस ज्यादा ही नर्वस हो गया था। यह सुनकर सलीना ने फिर से हाँ मैं सर हिलाया, समझते हुए कि थीसिस डिफेंस इतनी बड़ी बात है, स्टूडेंट नर्वस हो सकते हैं। और फिर उन्होंने अनाहिता की तरफ मोड़कर पूछा, माहिरा, तुमने थीसिस डिफेंस पहले भी की है और बिल्कुल ऐसे ही की है। क्या ऐसा कुछ है जो तुम मुझसे पूछना चाहोगी? हाँ जरूर पूछना चाहूंगी, अनाहिता ने मुस्कुराकर अपनी नज़र शेखर की तरफ करते हुए कहा। मेरा सवाल अभी भी पहले वाला ही है। शेखर, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने राइट एटीट्यूड दिखाया है और तुमने हमारे नए सामने सच प्रेजेंट किया है? अपने सेल्फ कंट्रोल को पाने के लिए शेखर ने जितने सारे एफर्ट्स किए थे वह अनाहिता के एक सवाल से ही टूटकर बिखर गए और अनाहिता ने फिर से उसे डरा दिया था। मगर फिर भी उसने पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मेरी थीसिस के किस पार्ट से आपको लगा कि मैं राइट एटीट्यूड और सच शो नहीं कर रहा हूँ? अपनी आंखें नीचे करते हुए अनाहिता ने हंसते हुए कहा, शेखर, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा अच्छे हो तुम अपने इमोशंस को छुपाने में। अब जब तुम अभी भी सच नहीं बताना चाहते हो तो मैं ही तुम्हारे लिए कर देती हूँ। यह सुनते ही शेखर के दिल में एक धड़कन छोड़ दी और उसके अंदर एक बहुत बुरी फीलिंग आने लगी और अगले ही सेकंड अनाहिता अपने पैरों पर खड़े हो गई। वही जब बाकी प्रोफेसर कंफ्यूजन लुक के साथ उसकी तरफ देख रहे थे तो उसने उसकी थीसिस की पेज को पढ़ते हुए कहा, सब लोग ध्यान से सुनिए, एक बात है जिसे मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगी। हम हमेशा ही हर एक पेपर पर यह चेक करते हैं कि कहीं वह किसी के चुराया हुआ या फिर डुप्लीकेट काम तो नहीं है, और यह भी चेक करते हैं कि थीसिस पूरी तरह से ओरिजिनल हो। लेकिन यह सारे 3 एग्जाम्पल शेखर की थीसिस में। जब अनाहिता ने यह बात कही तो शेखर का दिल अब तक उसके पेट में आ चुका था और उसने उसे रोकने की कोशिश की, मगर बहुत देर हो चुकी थी। अनाहिता ने कहा, यह सारे 3 एग्जाम्पल्स में से एक भी शेखर ने अपनी काबिलियत के बल पर इसमें नहीं लिखा है। उसकी बातें सुनकर शेखर फिर से डर से कांपने लगा। अगर उसके बगल में चेयर नहीं होती पड़कर सपोर्ट लेने के लिए तो वह अभी जमीन पर गिर जाता। बर्बाद हो गया, वह बर्बाद हो गया। अनाहिता ने नोटिस कर लिया और वही सलीना और बाकी प्रोफेसर को कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने अनाहिता से इस बारे में पूछा। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 392, शेखर की बर्बादी और दिव्या का एक्सीडेंट। अब तक आपने सुना कि शेखर अपनी थीसिस डिफेंस के लिए पहुंचता है, लेकिन अनाहिता को देखते ही बहुत ही डर जाता है और अनाहिता सब कुछ सच बताने वाली होती है। अब आगे। अब शेखर को लग रहा था कि वह बर्बाद हो जाएगा क्योंकि अनाहिता ने नोटिस कर लिया, और जब सलीना और बाकी प्रोफेसर ने यह सब देखा तो उन्होंने कंफ्यूज होते हुए पूछा, माहिरा, तुम्हारा मतलब क्या है? अनाहिता ने हमें सर हिलाया और कहा, सब लोगों को पता है कि एक रीज़न की वजह से मैं कुछ दिनों के लिए मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी और मैं जितना भी वक्त वहाँ भी था तो मेरा टीचर शेखर ही था।
फर्स्ट एग्जाम्पल जो उसने थीसिस में लिखा हुआ है वह मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी की पहले टेस्ट के दौरान अपने एग्जाम में दिया था, और जो सेकंड एग्जाम्पल है वह मैं शेखर ने जो ऑडिटोरियम में सवाल करने के लिए दिया था उसका सॉल्यूशन है, और थर्ड वाला भी मेरा ही सॉल्यूशन है एक नॉर्मल एग्जाम के दौरान। जैसे ही यह बात उसके मुंह से निकली पूरे रूम में शांति फैल गई, इसलिए अनाहिता ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। इसीलिए मैंने कहा कि इन एग्जाम्पल्स में से एक भी शेखर का खुद का नहीं है, अनाहिता ने कहा, और फिर सलीना की तरफ देखा और इंतजार करने लगी कि वह शेखर की पनिशमेंट अनाउंस करें। ऑफकोर्स शेखर पहले स्टूडेंट नहीं था मैक्सवेल यूनिवर्सिटी का जो थीसिस डिफेंस के दौरान किसी और का काम और गलत थीसिस प्रेजेंट करते हुए पकड़ा गया था, लेकिन वह पहला स्टूडेंट जरूर था जिसने अपनी थीसिस के तीनों एग्जाम्पल्स किसी और से कॉपी किए थे। अब यह सिर्फ शेखर का मामला नहीं था, अगर यह खबर पब्लिक तक पहुंच गई तो मैक्सवेल यूनिवर्सिटी के रेपुटेशन बहुत बुरी तरह बर्बाद होगी, जिसे के बारे में सोचकर ही सलीना की आंखें गुस्से में लाल हो गई। शेखर भारद्वाज, क्या माहिरा सच कह रही है? मैं शेखर अपना सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसके गले की आवाज ही चली गई हो, और वह कुछ भी क्यों न कर ले उसके मुंह से आवाज ही निकल नहीं रही थी। अनाहिता ने फिर बहुत ही शांति से कहा, प्रोफेसर अगर आपको कोई भी शक है मेरी बातों की सच्चाई पर तो प्लीज आप लोग चेक कर सकते हैं। जहां तक मुझे पता है कल शेखर इंडिया वापस गया था और उसकी ट्रिप का कारण था उसके ऑफिस से कुछ लेना। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो वह जो चीज वहां से लेने गया था वह मेरे मैथमेटिक्स प्रॉब्लम के आंसर ही थे। यह सुनते ही तुरंत सलीना ने एक प्रोफेसर को बुलाया और कहा, अभी के अभी शेखर भारद्वाज के रूम में जाओ और वहां से माहिरा के पेपर ढूंढो और उसके ऊपर इंग्लिश में अनाहिता राठौर लिखा होगा। ऑल राइट मिस सलीना। उस प्रोफेसर ने तुरंत अपने काम को शुरू किया और तुरंत ही वह टेस्ट पेपर के साथ वापस लौट आया। जब उन लोगों ने उस पेपर के क्वेश्चन को शेखर के थीसिस के थर्ड एग्जाम्पल से कंपेयर किया तो उन्हें पता चला कि वह बिल्कुल आइडेंटिकल है। बिना किसी डाउट के शेखर ने किसी और का काम चुराकर उसे अपना नाम दिया था, और गुस्से में आकर सलीना ने वह पेपर उसके मुंह पर मार दिया। इस डर से पीछे कूदते हुए शेखर बोला, मिस सलीना, मैं तुम्हारे मुंह से अपना नाम नहीं सुनना चाहती। सलीना ने घिन और गुस्से में कहा, हमें तुम्हारे जैसे एक स्टूडेंट की जरूरत नहीं है जो अपने ही स्टूडेंट का काम चोरी करे। हमारी यूनिवर्सिटी में भी तुम्हारे जैसे स्टूडेंट की जरूरत नहीं है। यह सुनते ही शेखर का दिमाग में चलना बंद कर दिया और अगले ही सेकंड सलीना ने तुरंत फैसला लिया, शेखर भारद्वाज आज से हमारी यूनिवर्सिटी से एक्सपेल होता है, और एक ग्लोबल अनाउंसमेंट कर दो इस बारे में भी। हम कर देंगे, किसी एक एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा, और फिर उसके ऑर्डर को पूरा करने के लिए वहां से चला गया। तब जाकर शेखर अपने होश में वापस आया और उसने तुरंत आगे जाकर सलीना का पैर पकड़ते हुए कहा, मिस सलीना, इसका एक कारण था, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मैं बहुत ही डेस्परेट था, इसलिए इस तरह की मैंने गलती कर दी। मैंने कभी शुरू से किसी और का सॉल्यूशन इस्तेमाल करने के बारे में नहीं सोचा था। प्लीज मुझे इस बार माफ कर दीजिए। अगर मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मगर प्लीज मुझे एक्सप्लेन नहीं कीजिए। अगर वह मैक्सवेल यूनिवर्सिटी से एक्सपेल हो गया और इस बात की अनाउंसमेंट ग्लोबल हो गई तो उसे एक मामूली से किडरी गार्डन में भी जॉब नहीं मिलेगी। मुंबई यूनिवर्सिटी तो दूर की बात है, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वह अपने पूरी जिंदगी के लिए कभी भी एक टीचर के तौर पर नहीं पढ़ा पाएगा। और वही सलीना ने उसकी बातों को सुनकर भी उसे पर कोई दया नहीं दिखाई और कहा, कहाँ है, सिक्योरिटी को बुलाओ और इसे बाहर घसीट कर फिकवाओ। जैसे ही गार्ड वहां आए, शेखर ने चिल्लाना शुरू कर चुका था, मगर शेखर को एक कचरे की तरह वहां से बाहर ले जाकर फेंक दिया गया, वह भी उसके सामान के साथ। एक बार शेखर यूनिवर्सिटी से बाहर हो गया तो उसके पास दोबारा कभी मौका नहीं होगा वहां वापस जाने का। वहीं नोहा को भी इस मैटर के बारे में तुरंत पता चल गया जब उन्होंने सुना कि शेखर ने किसी अपने ही स्टूडेंट के काम को चोरी किया, और वह भी पूरी 3 एग्जाम्पल्स। तो उन्हें अपने दिल में बहुत रिग्रेट होने लगा। अपने भरोसा नहीं हो रहा था कि वह लोगों के कैरेक्टर को जज करने में इतनी बुरी है। उन्होंने शेखर के ऊपर जितना भी टाइम में इस्तेमाल किया था वह लग रहा था जैसे वेस्ट हो गया है। तुरंत यूनिवर्सिटी ने एक ग्लोबल और अनाउंसमेंट कर दी शेखर की चोरी और एक्सप्लेन के बारे में। वही थीसिस डिफेंस खत्म होने वाला था तो अनाहिता ने सलीना को रोकते हुए रिक्वेस्ट की, मिस सलीना, भले ही शेखर बहुत ही बुरा इंसान था लेकिन वह जिन स्टूडेंट को वह लेकर आया है वह सभी इनोसेंट है। प्लीज मेरे लिए, क्या प्लीज आप मुंबई यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट को एग्जाम देने का एक मौका दे सकती है? चिंता मत करो, सलीना ने अनाहिता का कंधा थपथपाते हुए कहा, मैं बता सकती हूँ कि क्या गलत है और क्या सही। शेखर की गलतियों की सजा उसके स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगी, इसलिए मैं उनके एग्जाम कैंसिल नहीं कर रही हूँ।
वह अपने एग्जाम्स दे सकते हैं। यह सुनकर अनाहिता ने एक राहत की सांस ली और फिर एक रिक्वेस्ट की, क्या हम उसके एक्सपेल होने की बात बाद में अनाउंस करें तो नहीं चलेगा? मुझे डर है कि अगर उसके स्टूडेंट ने यह न्यूज़ देख ली तो वह लोग नर्वस हो जाएंगे और अच्छे से एग्जाम नहीं दे पाएंगे। आफ्टर ऑल मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से इकलौते नहीं थे जो इंडिया से मैक्सवेल यूनिवर्सिटी एग्जाम देने आए थे, और भी प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज थी इंडिया की जहां के स्टूडेंट यहां आए हुए थे। और एक बार शेखर की चोरी की खबर बाहर आ गई पब्लिक में तो त्रिशा और बाकी सभी के ऊपर एक सपोर्ट लाइट पड़ जाएगी और सब लोग उन्हें गलत नज़र से देखेंगे। सलीना तुरंत मानते हुए बोली, नो प्रॉब्लम, मैं अनाउंसमेंट एग्जाम खत्म होने के बाद करूंगी। लेकिन शेखर कभी भी यूनिवर्सिटी में वापस नहीं आ पाएगा, इसलिए एग्जाम की तैयारी के लिए उसके स्टूडेंट को अपने ऊपर ही निर्भर रहना होगा। यह सुनकर अनाहिता ने हाँ में सर हिलाया और उसने प्लान कर लिया कि वह कुछ वक्त निकाल कर आर्यन और बाकी सबको कुछ लेसन सिखाएगी। भले ही उसका यह एडमिशन एग्जाम का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मगर यूनिवर्सिटी ने उसे इन्फॉर्म कर लिया था कि किन किन सब्जेक्ट पर उनके टेस्ट होने वाले हैं। एक बार में शेखर को मैक्सवेल यूनिवर्सिटी के कैंपस से सिक्योरिटी गार्ड ने बाहर फेंक दिया तो उसे देखते हुए आसपास के लोग उसके तरफ पॉइंट करते हुए आपस में ही बात करने लगे। शेखर को उन सारे लोगों की बात सुनने की भी जरूरत नहीं थी, यह जानने के लिए कि वह लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। भले ही अभी तक उसकी एक्सप्लेन होने की खबर पब्लिक तक नहीं पहुंची थी, लेकिन बाकी लोग जानते थे कि उसने पक्का यूनिवर्सिटी का कोई रूल तोड़ा होगा, इसलिए उसे सिक्योरिटी गार्ड ने इतनी बेइज्जती के साथ बाहर फेंक दिया है। बाकी सबके लुक्स को इग्नोर करते हुए शेखर ने गार्ड का हाथ पकड़कर अपने घुटनों पर बैठकर रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज मुझे मिस सलीना से एक बार और मिलने दीजिए। लेकिन उस गार्ड ने अपना हाथ तुरंत ही छुड़ा लिया और उसे धक्का देकर वापस कैंपस के अंदर जाने लगा। जैसे ही शेखर उसके पीछे जाने वाला था, बाकी गार्डों ने उसे तुरंत रोकते हुए कहा, अगर तुमने फिर से अंदर जाने की कोशिश की तो हमें पुलिस वालों को बुलाना होगा और तुम्हें लाइट स्प्रिंग में जेल हो जाएगी। वह गार्ड कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा था। पास्ट में कुछ टीनेजर्स यहाँ तक कि कुछ एक्सपेल स्टूडेंट्स ने कैंपस के अंदर जाने की कोशिश की थी और उन सबको पुलिस ने ही डील किया था। गार्ड्स के इस तरह रोकने और सलीना से दोबारा ना मिल पाने की वजह से शेखर तुरंत पैनिक करने लगा और तुरंत उसे अपने मैटोर का ख्याल आया। उसने नोहा को कॉल किया। जैसे ही कॉल उठा, दूसरी तरफ से उसके मैटोर ने उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया, शेखर भारद्वाज, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि तुम इतने बेशर्म हो कि तुम्हें अभी भी मुझे कॉल करने की हिम्मत बची है। मैंने तो सोचा था कि भले ही तुम स्मार्ट और टैलेंटेड नहीं हो, मगर तुम हार्ड वर्किंग और सीरियस हो, लेकिन आखिर में तुमने अपने ही स्टूडेंट का काम चुराया। क्या इस तरह तुम हार्ड वर्क करने वाले हो? तुमने बहुत डिसअपॉइंट किया है मुझे और मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है कि मेरा तुम्हारे जैसा कोई स्टूडेंट था। यह सुनते ही शेखर ने तुरंत रिक्वेस्ट करते हुए कहा, सर प्लीज मुझे अपनी बात कहने दीजिए, मेरी बात पर गुस्सा मत हुई। मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की है, मगर प्लीज मुझे मदद कीजिए यह सब ठीक करने में। ठीक करने में? तुम वक्त में वापस जाकर अपने की गई गलती को सुधार सकते हो तो सुधारो, वरना और कोई रास्ता नहीं है। मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, दोबारा मुझे कॉल मत करना। इतना कहकर नोहा ने कॉल कट कर दिया। हेलो। अचानक चुप्पी होने से हैरान शेखर ने कहना शुरू किया और फिर से अपने मैटोर का नंबर लगाया, लेकिन इस बार उसका कॉल लगा ही नहीं। नोहा ने उसे ब्लॉक कर दिया था। अब वह बर्बाद हो जाएगा। ठीक उसी वक्त एक खूबसूरत आवाज से उसे अपने पीछे से सुना दे, शेखर क्या तुम सचमुच हो? उस आवाज सुनकर शेखर ने पीछे मुड़कर देखा तो अपने पीछे खड़ी दिव्या को देखकर हैरान हो गया और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन उसके दुख से और गुस्से से अनजान दिव्या ने मुस्कुरा कर कहा, मैं भी तो तुमसे यही पूछने वाली थी, क्या तुम्हें पता था कि मैं यहाँ तुमसे मिलने आ रही हूँ, इसलिए तुम्हें मेरा इंतजार कर रहे थे? दिव्या बहुत ही ज्यादा खुश थी। शेखर के बिहेवियर में रिसेंटली जो चेंज आया था उससे यह कन्विंस हो गई थी कि शेखर फाइनली उससे प्यार करने लगा है और बिना रुद्राक्ष के भी उसकी ऐसी प्यार भरी शादी हो सकती थी जिससे सब लोगों को जलन हो। लेकिन दिव्या ने शेखर एक्सप्रेशन अगले ही पल डार्क होते हुए देखे और उसने कोल्ड आवाज में उस पर चिल्लाते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों हो? गेट लॉस्ट। शेखर हमेशा से ही एक बड़ी ईगो वाला आदमी था। उसके लिए दिव्या एक टाइम पास के अलावा और ज्यादा कुछ नहीं थी, इसलिए उसे लग रहा था कि उसके एक टूल ने उसकी सबसे बेइज्जती की भरा मोमेंट अपनी आंखों के सामने देख लिया है, इसलिए वह अपने आप को शांत नहीं कर पा रहा था। उसकी टोन से डरते हुए दिव्या कुछ कदम पीछे हट गई और उसने पीले चेहरे के साथ पूछा, शेखर क्या बात है?
क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं देती? शेखर ने फिर उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारकर चिल्लाते हुए कहा, गेट लॉस्ट। उसके चिल्लाने से दिव्या डर गई और उसने अपना गाल पकड़ते हुए रोते हुए वहां से भागना शुरू कर दिया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसका हस्बैंड उसकी खुशी का जवाब इस तरीके से देगा। यहाँ तक कि वह उसे बधाई देने के लिए गिफ्ट और फूल भी लेकर आई थी। गुस्से में, तकलीफ में और डिसअपॉइंटमेंट में वह इसी तरह भी सड़कों के बीच बिना गाड़ियों को देख भागे जा रही थी। ठीक उसी वक्त एक स्पीड कार ने उसे धक्का मार दिया और एक लाउड बैंग की आवाज के साथ दिव्या 2 मीटर दूर जाकर गिरी। उस खतरनाक आवाज और सामने के खतरनाक सीन को देखकर शेखर डर गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे गाड़ी से चोट लग सकती थी। वह बस उस वक्त गुस्से में था और उसके सामने अपनी डिग्निटी नहीं खोना चाहता था। उसे इस तरह गाड़ी से टकराकर गिरता हुआ देखकर वह चिल्लाते हुए भागा। दिव्या वहां पर एक्सीडेंट होने की वजह से वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे और सीन बहुत ही कयोस्टिक था। वही कैंपस के अंदर अनाहिता ने शेखर वाला मामला आर्यन और बाकी सबसे छुपा लिया ताकि वह लोग नर्वस ना हो, शिवाय वीरेन के। और सारी बातें सुनने के बाद वीरेन ने खुश होकर ताली बजाते हुए कहा, उसके जैसे बेशर्म टीचर के साथ ऐसा ही होना चाहिए। उसे तो बहुत पहले निकाल देना चाहिए। उसके जैसा अगर इंसान मैक्सवेल यूनिवर्सिटी में एडमिट हो गया तो मुझे लगता है मैं तो अच्छा कर ही लूंगा। अनाहिता ने भी मुस्कुराकर कहा, मुझे भी नहीं लगता कि तुम्हें मैक्सवेल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में कोई दिक्कत होगी और आर्यन के लिए भी वही है। लेकिन मुझे बाकियों का श्योर नहीं है। कैसा रहेगा कि मैं तुम लोगों को अगले 2 दिनों तो पढ़ाऊं? मुझे उम्मीद है कि मैं तुम सबको पासिंग मार्क्स लाने में मदद कर पाऊंगी। उसके सजेशन से वीरेन खुश होते हुए बोला, मैं भी उस क्लास में आना चाहूंगा। तभी उसे सारिका का कॉल आया। कैंपस के ठीक बाहर ही दिव्या का कार एक्सीडेंट हो गया है। शेखर ने उसे थप्पड़ मारा और वह रोते हुए सड़क पार कर रही थी और उसने गाड़ी को आते हुए नहीं देखा और उसका एक्सीडेंट हो गया। वह इस वक्त क्रिटिकल कंडीशन में है और किसी को नहीं पता कि वह बचेगी या नहीं। यह जानने के बाद अनाहिता को एक मिक्स फीलिंग महसूस हुई। भले ही वह दिव्या को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन जब उसने सुना कि दिव्या जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है तो उसे कोई खुशी या फिर अच्छा नहीं लगा। किसी की दुख पर हंसना उसका कैरेक्टर नहीं था, लेकिन सेम टाइम पर वह अपने आप को दिव्या की मदद करने के लिए भी कन्विंस नहीं कर पा रही थी। वह कोई साधु संत नहीं थी। भले ही उसके पास मेडिकल स्किल थी, इसका मतलब यह नहीं कि वह किसी को भी बचती फिरे और एटलीस्ट वह दिव्या को तो ऐसा कोई फेवर नहीं करने वाली थी। अपना फोन पकड़ते हुए अनाहिता ने जवाब दिया, मैं समझ गई, मुझे अपडेट देते रहना। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 393, नताशा ने किया अनाहिता पर हमला। अब तक आपने सुना कि शेखर की थीसिस की चोरी पकड़े जाने पर उसे कैंपस से बाहर फेंक दिया जाता है और दिव्या उसके बुरे बिहेवियर की वजह से सड़क पर दौड़ते हुए गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है। अब आगे अनाहिता ने सारिका को अपडेट देने के लिए कहा। भले ही उसका दिव्या के साथ रिश्ता खराब था, मगर वह दिव्या के बड़े भाई स्वयं से काफी इम्प्रेस थी और दोनों अलग अलग इंसान थे, इसलिए उसने ऐसा कहा। कॉल खत्म होने के बाद अनाहिता ने वीरेन से कहा, बाकी सबको इकट्ठा करने में मेरी मदद करो। मुझे आज से ही तुम लोगों को पढ़ाना का रीजन मिल गया है। ऑल राइट, अनाहिता की बात सुनकर वीरेन ने जवाब दिया और वहां से चला गया। ठीक उसी वक्त अनाहिता को सेलिना का एक कॉल आया। माहिरा, तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। मिस्टर लैम्बर्ट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया है, मगर उन्हें अभी 1 या 2 दिन की आराम की जरूरत है। एक बार एग्जाम्स खत्म हो जाए तो उसके अगले दिन तुम उनसे मिल सकती हो। ऐसी बात है, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, अनाहिता ने कहा और अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल करते हुए वह वीरेन के पीछे पीछे क्लास में रूम में गई। वीरेन ने उसकी मदद की आर्यन और बाकी सबको कांटेक्ट करने में, लेकिन उन्होंने नताशा को अपने बीच से निकाल दिया था और सारे के सारे अनाहिता का इंतजार कर रहे थे। वीरेन ने धीमी आवाज में कहा, मैंने अपने कांटेक्ट से किया और पता चला कि यह नताशा का नाम अब एग्जामिनेशन लिस्ट में नहीं है, इसलिए मैंने उसे हमारे साथ आने के लिए कॉल नहीं किया। अनाहिता ने हमें सर हिलाते हुए कहा, तुम्हें वैसे भी उसे कांटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि उनके बुलाने पर वहां बोलकर यहां आ जाएगी। अगर वह आ भी गई तो वह सबका मूड खराब करेगी और प्रॉब्लम खड़ी करेगी, इसलिए अच्छा रहेगा कि वह लोग शुरू से ही उसे इंक्लूड ना करें। एनीवे, शेखर और नताशा ने अपनी हरकतों के वजह से अपना सब कुछ खोया है और अब नताशा एग्जाम्स नहीं दे सकती,
लेकिन अनाहिता इस बात को लेकर क्यूरोस थी कि यह सब जानने के बावजूद नताशा ने अभी तक कोई तमाशा खड़ा क्यों नहीं किया। यह बहुत ही स्ट्रेंज बात है कि सब कुछ जानने के बावजूद नताशा गुस्से में तमाशा खड़ा नहीं कर रही है, जिस तरह का उसका टेम्पर है। लेकिन अनाहिता अपनी ताकत और टाइम नताशा के ऊपर वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और वीरेन को अपनी सीट पर बैठने के बाद उसने क्लास शुरू कर दी और उसने कहा, शेखर अपने कुछ पर्सनल मैटर्स के लिए डील करने के लिए कुछ दिनों के लिए चला गया है, इसलिए हमने तय किया है कि मैं तुम सबको सिखाऊंगी अगले 2 दिनों के लिए। इस सुनते ही बाकी सब खुश हो गए। नताशा के अलावा स्पेशल क्लास में शेखर को कोई भी नहीं पसंद करता था। अनाहिता ने उन सबको चुप होने के लिए कहा तो सब शांत हो गए अब। और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अभी शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैच तुम सबको फ्लुएंट इंस्टीट्यूट स्टेशन बोलना सिखाऊंगी और वह भी कम समय में। वक्त बीत गया और जल्दी ही 2 दिन बीत गए। लेकिन कुछ इश्यूज आ जाने की वजह से रुद्राक्ष को लाइट स्प्रिंग जाने के लिए अपना ट्रिप 2 दिन के लिए और डिले करना पड़ा। तीसरे दिन मैक्सवेल यूनिवर्सिटी के ईयरली एग्जाम से शुरू हुए। सुबह सुबह ही अनाहिता ने सबको एक एक गोली खाने के लिए दी। यह वही से गोली थी जो उसने पहले वीरेन के लिए तैयार की थी। यह उनके बेटर फॉक्स और एनर्जी के लिए अच्छी थी, जिसकी वजह से उन्हें एंजाइटी से भी छुटकारा मिलता। मैं तुम सबको ब्रेकफास्ट के बाद एग्जाम हॉल ले जाऊंगी और याद रखना, एग्जाम में जाने से पहले अपने मटेरियल चेक कर लेना और बिल्कुल पैनिक मत होना और जितना हो सके उतना शांत रहे, अनाहिता कहा और फिर सबको पिल खाते हुए देखा। ओके, हम समझ गए। आर्यन ने अपनी मुठियां बंद कर ली। वह नर्वस और एक्साइट दोनों था एग्जाम के लिए, और वही अनाहिता को जब एहसास हुआ कि वह सब अच्छी कंडीशन में है तो उन्हें काफी इजी फील हुआ। जल्दी ही वह लोग उस लेक्चर हॉल में पहुंच गए जहां एग्जाम होने वाले थे। आज वहां पर 2 सेशंस थे, एक एग्जाम मॉर्निंग में था और इंटरव्यू इवनिंग में, और फाइनल ग्रेड जिस भी दोनों सेशंस में एवरेज होगा उन्हें रिजल्ट्स कल दोपहर में मिल जाएगा। जब तक अनाहिता और बाकी सब लेक्चर हॉल में पहुंचे, नताशा ऑलरेडी वहां थी। वह बहुत सुबह ही वेन्यू पहुंच गई थी, मगर उसे पूरी लिस्ट चेक करने के बाद भी अपना नाम कहीं नहीं मिल रहा था। उसके एडमिशन टिकट के मुताबिक उसे एग्जाम हॉल 2 नंबर में ही टेस्ट देना था, मगर फिर भी उसे हर एक एग्जाम हॉल के बाहर लिस्ट चेक करने के बावजूद अपना नाम कहीं नहीं मिला। बेचैनी में नताशा ने वहां से गुजरते हुए एक आदमी से मदद मांगी। सर, आई कैंट फाइंड माई एग्जाम हॉल। सर, मुझे अपना एग्जाम हॉल नहीं मिल रहा है। वह इन्विजिलेटर एक किंड इंसान था, इसलिए उसकी बात सुनकर वह उन नताशा को साइड में ले आया उसका नाम क्रॉस चेक करने के लिए लिस्ट में, लेकिन सारे लिस्ट चेक करने के बाद भी उसे नताशा का नाम कहीं नहीं मिला। सॉरी मिस, उस इन्विजिलेटर ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या आप श्योर है कि आपकी टीचर ने आपका नाम रजिस्टर किया था? ऑफ कोर्स, वरना मैं यहाँ आती ही क्यों? उस आदमी ने उसकी बात सुनी और थोड़ा बहुत सोचने के बाद उसे इस बात में सेंस लगी, इसलिए उसने एडमिनिस्ट्रेशन को कॉल करने का डिसाइड किया। कुछ बार कॉल करने का और सब कुछ पता करने के बाद उसे सब कुछ रियलाइज हो गया और उसने नताशा की तरफ मीनिंगफुल देखते हुए पूछा, क्या तुम नताशा राय हो? नताशा ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल मैं नताशा राय रही हूँ। मैं जान सकती हूँ कि आपको मेरा एग्जाम हॉल मिल गया है? मैं तुम्हें इस बारे में बातने ही वाला था। उस आदमी के चेहरे के एक्सप्रेशन सीरियस हो गया और उसमें सख्त आवाज में कहा, तुमने कैंपस में जो हरकतें की है इसकी वजह से तुम्हें एग्जाम्स देने से डिसक्वालीफाई कर दिया गया है। उस आदमी ने वही बात कही जो उसने सुनी, लेकिन उसकी आंखों में कंफ्यूजन दिखाई दे रहा था। नताशा सामने से तो एक अच्छी लड़की लग रही थी, तो फिर उसने ऐसा क्या कर दिया यूनिवर्सिटी में जो उसे डिसक्वालीफाई कर दिया गया? और फिर उसकी पूरी जिंदगी वह यूनिवर्सिटी में एडमिट नहीं हो सकती? क्या? सच्चाई के बाहर आने से नताशा का खून ठंडा पड़ गया और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे डिसक्वालीफाई कर दिया गया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह सच नहीं हो सकता। शेखर ने उसे बताया था कि उसे डिसक्वालीफाई नहीं किया जाएगा। उसने उसे बताया था कि वह उसके कमरे से बाहर न निकले और एग्जाम्स की तैयारी करें। यह सोचकर उसने अगले ही सेकंड अपनी मुठियां बंद कर ली और चिल्लाई, तुमसे पक्का गलती हुई है। मैं एग्जाम से डिसक्वालीफाई कैसे हो सकती हूँ? जब वह चिल्ला रही थी उसकी आवाज़ हार्श हो गई, जिसकी वजह से वह एक पागल इंसान की तरह लग रही थी, जिससे उस लड़के ने अपनी भौहों आपस में सिकुड़ गई और कहा, इसमें यूनिवर्सिटी की ही गलती है कि हमने तुम्हें टाइम पर इन्फॉर्म नहीं किया कैंपस छोड़कर जाने के लिए।
अब एकेडमी अफेयर्स के ऑफिस के बिहाफ पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम अपनी चीज़ें पैक करो और कैंपस से निकल जाओ और प्लीज़ इसे 1 घंटे के अंदर करना वरना हमें तुम्हें यूनिवर्सिटी कैंपस से फोर्सफुली निकलना होगा। लेकिन मुझे डर है कि इस तरह से अगर हम तुम्हें यहाँ से निकलेंगे तो तुम्हारी ही बेइज्जती होगी। लेकिन अब इस वक्त तक उस आदमी की आवाज़ नताशा के कानों तक पहुंची नहीं रही थी। उसका दिमाग ब्लैक हो गया था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वह पागलों की तरह बस एक ही बात दोहरा जा रही थी कि यह सब कुछ इम्पॉसिबल है, सब कुछ इम्पॉसिबल है। जब उस आदमी को रियलाइज हुआ कि नताशा अपने इमोशंस से कंट्रोल खो रही है तो उसने गार्ड को बुलाया इस डर से कि कहीं वह बाकी सारे स्टूडेंट को डिस्टर्ब ना कर दे और फिर गार्डों को बुलाकर उसे उसके रूम में छोड़ने के लिए कहा और उसे बैकपैक करवाने के लिए कहा। जब वह नताशा को वहां से घसीटकर बाहर रह जाया जा रहा था तभी अनाहिता और बाकी सब अंदर आए। जैसे ही उन सब की आंखें मिली और अनाहिता को रियलाइज हो पाता उससे पहले ही नताशा गार्ड की पकड़ से छूट गई थी, क्योंकि गार्डों ने एक कमजोर लड़की समझकर उसे तेजी से नहीं पकड़ रखा था। वह अनाहिता की तरफ कूदी और तुरंत नताशा ने अपने नाखूनों को अनाहिता के चेहरे की तरफ एम किया हुआ था। अनाहिता ने यह देखते ही तुरंत अपने हाथ से अपने चेहरे को कवर करने की कोशिश की, लेकिन खुशकिस्मती से वीरेन उससे भी तेज था और वह तुरंत उसे बचाने के लिए आगे आ गया और अगले ही सेकंड उसे वीरेन की दर्द भरी आवाज़ सुनाई दी और खून भरे स्क्रैच के निशान वीरेन के गले पर दिखाई देने लगे। वीरेन अनाहिता ने तुरंत नताशा को पीछे धक्का दिया और वीरेन को साइड में खींचा और इस पल में गार्डस को फाइनली अपने होश में वापस आए और उन्होंने तुरंत नताशा के हाथों को पकड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। मुझे छोड़ दो अनाहिता राठौर, यू बीच यह सब तुम्हारी करनी है, तुमने यह सब किया है। मुझे मैक्सवेल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से रोकने के लिए तुम्हें डर है कि मैं यहाँ एडमिशन ले लूंगी तो तुम्हारे लिए खतरा होगा, इसलिए कर रही हो सब। नताशा की आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी और वह एकदम खूनी चुड़ैल की तरह लग रही थी। अनाहिता ने अपनी भौहों आपस में सिकुड़ ली और नताशा को इग्नोर किया। उसे इस वक्त उसकी बकवास से ज्यादा वीरेन की चोट की चिंता थी। मुझे देखने दो, अनाहिता ने कहा और फिर उसने वीरेन का हाथ साइड हटाए तो उसने वीरेन के गले और कोलर बोन पर देखा और खरोच के निशान देखे। भले ही घाव ज्यादा गहरे नहीं थे, लेकिन अगर उन्हें टाइम पर ट्रीट नहीं किया गया तो इन्फेक्शन का रिस्क हो सकता था। आफ्टर ऑल ह्यूमन नेल्स में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए अनाहिता ने तुरंत अपना मेडिकल के बाहर निकाला जो हमेशा अपने साथ रखती थी और उसने उसके घाव पर मलहम लगाना शुरू कर दिया। वही त्रिशा चिंता के मारे रोए जा रही थी। उसने पूछा, माहिरा क्या इसकी इंजरीज बहुत ही सीवियर है? अनाहिता ने शांति से ना में सर हिलाते हुए कहा, कोई भी सीरियस बात नहीं है, तुम चिंता मत करो। यह सुनकर त्रिशा ने एक राहत की सांस ली और फिर पीछे मुड़कर नताशा की तरफ घूर कर देखा और वहीं दूसरी तरफ वीरेन को छोटी से चोट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह एक लड़का था और ऊपर से मिलिट्री फैमिली से था, इसलिए उसे बचपन से ही मिलिट्री ट्रेनिंग ही दी गई थी, इसलिए यह छोटी सी चोट उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने अनाहिता से पूछा, बॉस क्या आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अनाहिता ने कहा और फिर उसका ट्रीटमेंट खत्म किया और जैसे ही वह खड़ी हुई उसने उस इन्विजिलेटर को उनकी तरफ भागते हुए देखा तो बोली, इस लड़की ने हमें बिना किसी कारण के असॉल्ट किया है, प्लीज़ यूनिवर्सिटी से कहिए कि इस मैटर से सीरियसली डील करें। भले ही उस इन्विगेटर को नहीं पता था कि अनाहिता कौन है, लेकिन नताशा ने सचमुच यूनिवर्सिटी के रूल्स को तोड़ा था, इसलिए उसने तुरंत हाँ में सर हिला दिया। चिंता मत कीजिए, भले ही यह यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट नहीं है, लेकिन हम इस मामले से प्रॉपरली डील करेंगे क्योंकि यह यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ है। अब उसे पता चल गया कि ऊपर से यह अच्छी दिखने वाली लड़की को यूनिवर्सिटी एग्जाम से डिसक्वालीफाई क्यों किया गया है, क्योंकि यह पूरी तरह से पागल है। इसे तुरंत उसके हॉस्टल रूम में लेकर जाओ और मैं तुरंत इसकी केस को लेकर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से कंसल्ट करता हूँ। उस इन्विजिलेटर ने सिक्योरिटी गार्ड को उसे यहाँ से ले जाने के लिए कहा। नताशा के जाने के बाद फाइनली पूरे एग्जाम हॉल में फिर से शांति हो गई। फिर अनाहिता ने वीरेन की तरफ देखा और उसकी चोटों को अच्छे से ड्रेसिंग कर देने के बाद जब उसे यकीन हो गया कि सब कुछ हो गया है तो उसने कहा, जाओ अपने एग्जाम्स की तैयारी करो, पहले जब तुम्हारे एग्जाम से एक बार हो जाएंगे तो मैं कोई दवाई ले आऊंगी ताकि इन नाखूनों के निशान तुम्हारे बॉडी पर ना रहे। नताशा की वजह से अपना मूड मत खराब करना और एग्जाम्स के लिए तैयार हो जाओ। आप चिंता मत कीजिए, वह मुझे बिल्कुल इफेक्ट नहीं कर पाएगी, मुझे बस खुशी है कि आप ठीक है और यह छोटे से कोई फर्क नहीं पड़ता।
वीरेन ने जवाब दिया और हाँ, मैं सर हिलाया। अचानक से उसने नोटिस किया कोई उसकी तरफ देख रहा है। जब उसने थोड़ा सा सर घुमाकर करके उस तरफ देखा तो उसे त्रिशा दिखाई दी, जिसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी, जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। त्रिशा ने रिस्पांस में हाँ मैं सर हिला दिया। वह जानती थी कि वीरेन की इंजरी सीरियस नहीं है, मगर सामने का सीन देखकर थोड़ी देर पहले वह बहुत ही डर गई थी। अगर अनाहिता ने तुरंत ट्रीटमेंट नहीं किया होता तो उसका भी खून निकल रहा होता। क्लियरली नताशा ने जब अपने आप को अनाहिता की तरफ फेंका तो वह उसे पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश कर रही थी। वह इसी मकसद के साथ उसकी तरफ आई थी कि वह अनाहिता का चेहरा खराब कर देगी। अनाहिता का ख्याल आने पर त्रिशा को इस बात की खुशी हुई कि अनाहिता के चेहरे पर कोई भी चोट नहीं आई है, भले ही उसे वीरेन की चिंता थी। चलो मैं ले चलता हूँ, एग्जाम हॉल में है, वीरेन ने फ्रंट गेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, हॉल नंबर 6। यह सुनकर त्रिशा के चेहरे पर एक ऑकवर्ड स्माइल आ गई और अनाहिता की तरफ वेव करते हुए वह वीरेन के साथ हाल के अंदर चली गई। और वही आर्यन और बाकी सब रेस्टरूम में गए थे, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि अभी अभी क्या हुआ है। और जब उन्होंने वहां पर कई सारे लोगों की भीड़ देखी तो क्यूरोस होकर अनाहिता से पूछा, बॉस क्या हुआ है? कुछ नहीं, अनाहिता ने आर्यन का सर थपथपाते हुए कहा, तुम्हें इन सब के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ जल्दी से, एग्जाम हॉल में टाइम हो गया है। आर्यन ने हमें सर हिलाया और फिर बाकी सारे स्टूडेंट के साथ एग्जाम हॉल में चला गया। आगे कहानी में क्या होगा जाने के लिए सुनते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 394, नताशा की मौत। अब तक आपने सुना कि नताशा को डिसक्वालीफाई कर दिया गया है। इस बारे में सुनकर नताशा बहुत ही गुस्से में आ जाती है और अनाहिता को चोट पहुंचाने की कोशिश करती है, मगर वीरेन को चोट लग जाती है और फिर नताशा को कैंपस से बाहर फेंकने के आर्डर मिलते हैं। अब आगे आर्यन और बाकी सब के जाने के बाद अनाहिता के एक्सप्रेशन डार्क हो गए और वह तुरंत सलीना का ऑफिस की तरफ बढ़ी। भले ही उस इन्विजिलेटर ने कहा था कि वह हायर मेंबर्स को इस बारे में रिपोर्ट कर देगा, लेकिन उसके जैसा इंसान वाइस प्रेसिडेंट तक नहीं पहुंच सकता है, इसलिए अनाहिता ने खुद वहां जाने का फैसला किया। जब उसने सारा इंसिडेंट सलीना को बता दिया तो वह बहुत ही गुस्से में आ गई। हो क्या रहा है इस साल? सलीना ने गुस्से में कहा, वह सब लोग कर क्या रहे हैं? क्या उन्हें मैक्सवेल यूनिवर्सिटी की कोई रिस्पेक्ट नहीं है? यह सुनकर अनाहिता ने उसे शांत करते हुए कहा, इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। इस वक्त सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि हम इस मैटर से कैसे डील करें। अब तक सलीना को बहुत अच्छे से अंदाजा हो गया था कि नताशा अनाहिता के पीछे है और अनाहिता उनकी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है, इसलिए रिसेंटर में उनके पास बहुत सारी उम्मीदें हैं और वह अनाहिता को नुकसान पहुंचाने वाले इंसान को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। वह हमारी स्टूडेंट नहीं है, इसलिए मैं उसे एक्सपेल नहीं कर सकती, लेकिन मैं एक ग्लोबल अनाउंसमेंट कर सकती हूँ शेखर और नताशा के बारे में, ताकि पूरी दुनिया उन्हें जज। तुम्हें क्या लगता है? यही अनाहिता भी चाहती थी। इस तरीके से कोई एक मामूली सी एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी उसे अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं देगी। हम ऐसा ही करेंगे। अनाहिता तुरंत मान गई और इस वक्त वह नताशा के लिए इससे बड़ी पनिशमेंट के बारे में नहीं सोचती थी। वीरेन को जो इंजरी हुई थी वह नताशा के खिलाफ सिर्फ माइनर से चार्ज लगा सकते थे और उसके अलावा वीरेन इस वक्त अपने एग्जाम्स दे रहा है, इसलिए अनाहिता उसे पुलिस स्टेशन ले जाकर उसका टाइम वेस्ट नहीं करवाना चाहती थी। सलीना ने जल्दी ही अनाउंसमेंट ड्राफ्ट कर दिया और अनाहिता ने जब उसे पढ़ के एश्योर कर दिया कि सब कुछ ठीक है और फिर कहा, प्लीज इसे तब अनाउंस करना है जब वह सारे स्टूडेंट का एग्जाम हो जाए। ऑफ कोर्स, सलीना ने तुरंत उसकी बात मानते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो हम अभी नताशा को बाहर नहीं फिकवा सकते। एक बार उनके एग्जाम हो जाए तो मैं उसे तुमसे और उस स्टूडेंट से मंगवाऊंगी जिसे उसने हर्ट किया है, और उसके बाद उसे छोड़ेंगे। अनाहिता ने हाँ में सर हिलाया और कहा, ऑल राइट। वही दूसरी तरफ एग्जाम से ले जाने के बाद नताशा को फोर्सफुली उसके हॉस्टल रूम में लॉक कर दिया गया। जिस वक्त उसने अनाहिता के ऊपर अटैक किया था वह जानती थी कि उसका मैक्सवेल यूनिवर्सिटी में अब एडमिशन का कोई चांस नहीं है। इनफैक्ट वह कभी मैक्सवेल यूनिवर्सिटी के अंदर अब कम भी नहीं रह पाएगी। अगर ऐसी बात है तो वह इस मौके को नहीं छोड़ सकती थी। उसे अनाहिता का चेहरा बिगड़ना था, लेकिन उसके दिमाग में यह कभी आया ही नहीं कि वीरेन अनाहिता को बचा लगा। इतने नज़दीक
वह इतने नज़दीक थी उस घटिया लड़की का चेहरा बर्बाद करने में, फिर भी उससे नहीं हो पाया। फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा नताशा का दिमाग पर चढ़ गया था और वह विश कर रही थी कि काश उसने थोड़ी जल्दी रिएक्ट किया होता। कुछ गहरी सांस लेने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि उसे यह जगह बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए उसने तुरंत अपना सामान तैयार किया और वापस घर जाने की तैयारी की। अगर वह मैक्सवेल यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकती तो क्या हुआ? सबसे ज्यादा बुरा, उसे वापस मुंबई यूनिवर्सिटी जाना होगा और वही अपनी जिंदगी जी नहीं होगी। वैसे भी मुंबई यूनिवर्सिटी इंडिया के बेस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक है। अगर वह वहां से भी ग्रेजुएट हो गई तो उसे एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही वह अपना सामान पैक करके निकलने वाली थी, उसे पता चला कि उसका दरवाज़ा बाहर से लॉक करके दिया गया है और उसे बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। तो उसकी आंखें तुरंत चौंक से बड़ी हो गई और एक अजीब सा डर उसे लगने लगा और उसने दरवाज़ा बजाते हुए चिल्लाया, दरवाज़ा खोलो, मुझे जाने दो। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने कोल्डली जवाब दिया, जब तक एग्ज़ाम खत्म नहीं हो जाते तब तक तुम इस जगह से नहीं जा सकती। क्यों? क्या उन्हें डर है कि वह अनाहिता के साथ फिर से कुछ करेगी? नताशा ने अपने दांत पीस लिए। अब वह बाहर नहीं जा सकती थी, इसलिए उसके पास एग्जाम खत्म होने का इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद नताशा ने अपना फ़ोन निकाला और अपनी माँ को अपनी हालत के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन उसका फ़ोन कॉल लग रही रहा था और ऑटोमेटिक मैकेनिज्म आवाज़ में उसे बताया कि कामिनी का फ़ोन स्विच ऑफ है। उसकी माँ का फ़ोन स्विच ऑफ क्यों है? नताशा की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसे और भी ज्यादा डर लगने लगा। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था और उसके लिए वक्त काटना मुश्किल होते जा रहा था और थोड़ी देर सोचने समझने के बाद उसने कमलेश का नंबर डायल किया, लेकिन उसने भी उसका कॉल नहीं उठाया। यह सब लोग उसका कॉल उठा क्यों नहीं रहे हैं? क्या उसके घर पर कुछ हुआ है? जब नताशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उसे अपने रूम में ही चलना शुरू कर दिया और वही उसके लंबे इंतजार के दौरान वह अपने बेड पर सर टिकाए हुए थोड़ी देर के लिए सो गई और जब तक उसे होश आया तब तक ऑलरेडी बाहर सूरज ढल रहा था और बाहर से सूरज की ऑरेंज रोशनी उसके खिड़की के जरिए पूरे रूम में फैली हुई थी। उठने के बाद उसने सबसे पहले अपना फ़ोन देखा, मगर न ही उसकी माँ और ना ही उसके अंकल ने उसे कॉल बैक किया था, जिसकी वजह से उसे पूरा भरोसा हो गया कि उनके साथ जरूर कुछ हुआ है। उसने जब थोड़ी देर तक अपने अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट को सर्च किया और फाइनली एक अपने डैड के पुराने एम्प्लॉय का नंबर उसे मिला तो फाइनली उसने उसे कॉल किया तो किसी ने उसका फ़ोन उठाया। मिस्टर शर्मा, मिस राय। दूसरी तरफ वाला इंसान कॉल से हैरान हो गया। वह राय कॉरपोरेशन छोड़कर सालों पहले जा चुका था और इतना ज्यादा लंबा वक्त भी जाने के बाद उसकी राय परिवार के साथ कोई कांटेक्ट नहीं था, इसलिए एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि वह नताशा का कॉल उठाकर क्या बोले। सच कहा जाए तो नताशा भी किसी एक ऐसे इंसान को कांटेक्ट नहीं करना चाहती थी जिससे उसकी लंबी बात नहीं हुई हो, लेकिन जब से उसके डैड जेल गए हैं तब से जितने लोगों को वह जानती थी सबने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि किसी ने तो उसकी बेइज्जती भी कर दी। सिर्फ यही एक इंसान जिसे वह कॉल कर रही थी वह काइंड हार्टेड थे और शायद वह उसके कॉल्स को इग्नोर नहीं करेंगे और ना ही उसकी बेइज्जती करेंगे। खुशकिस्मती से उस इंसान ने सच में उसका कॉल उठा लिया और उनकी टोन भी बिल्कुल नॉर्मल थी। नताशा ने गहरी सांस छोड़ी और फिर कहा, मिस्टर शर्मा, मैं अपनी मॉम को कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। क्या आप इस वक्त लंदन में हैं? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं उन्हें ढूंढने में? क्या आपका मतलब है मैडम से है? भले ही राजेंद्र शर्मा कॉरपोरेशन के लिए काम नहीं करते थे और उनका खुद का छोटा सा बिजनेस था, लेकिन रॉय फैमिली के मैटर्स पर और वह भी ध्यान देते थे और उसके अलावा लंदन में कामिनी के ड्रग एडिक्ट होने और बार में काम करने वाली खबर पूरे इंटरनेट पर फैली हुई थी। अगर वह राय परिवार के लोगों पर ध्यान नहीं भी देते तो उन्हें इस बारे में पता चल जाता। राजेंद्र ने थोड़ा हिचकाचाते हुए पूछा, मिस राय, आप इस वक्त कहाँ हैं और आपको कैसे नहीं पता कि आपकी मोम के साथ क्या हुआ है? यह सुनते ही नताशा के दिल में एक बुरी फीलिंग आने लगी और उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, क्या हुआ है मेरी माँ के साथ? आपकी मोम को? हिचकिचाते बात ना कहने की वजह से राजेंद्र ने कहा, आप ऑनलाइन चेक करेंगी तो आपको पता चल जाएगा। यह सुनते ही नताशा का दिल टूटने लगा। ऐसा क्या हुआ है? ऐसा क्या हो गया है जो मिश्रा शर्मा भी उसे नहीं बता पा रहे हैं? उसका बजट बहुत ही टाइट था रिसेंटली, इसलिए उसने थोड़ी दिनों से इंटरनेट इस्तेमाल नहीं किया था। इस तरह विदेश में डाटा बहुत ही एक्सपेंसिव था और उसे डर था कि अगर वह डाटा इस्तेमाल करेगी तो कॉल्स भी नहीं कर पाएगी, इसलिए वह लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेटेड नहीं थी।
लेकिन राजेंद्र जी की बात सुनने के बाद वह पैसों की फिक्र नहीं कर सकती थी। उसने तुरंत कॉल कट करके अपने डाटा रोमिंग ऑन की और लंदन की एक न्यूज़ वेबसाइट को डायल किया। तब उसने देखा कि उसकी मां का नाम ऑनलाइन ट्रेंडिंग लिस्ट में है। उसे क्लिक करने पर उसे एक पोस्ट दिखी जिसमें बहुत सारे कमेंट्स थे। वाइफ ऑफ द चेयरमैन ऑफ रॉय कॉर्पोरेशन अंडर पुलिस इन्वेस्टिगेशन फॉर ड्रग एब्यूज एंड प्रोस्टिट्यूशन। रॉय कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष की वाइफ इस वक्त पुलिस इन्वेस्टिगेशन में है ड्रग एब्यूज और प्रोस्टिट्यूशन के लिए। यह न्यूज़ पढ़ते ही नताशा का चेहरा पेपर की तरह सफ़ेद पड़ गया और वह लगभग बेहोशी होने वाली थी। भले ही वह जानती थी कि उसकी फैमिली ड्रग बिजनेस में डील करती है, मगर उसे नहीं पता था कि उसकी मां कब इन सब में इन्वॉल्व हो गई और यह प्रोस्टिट्यूशन वाला क्या मामला है। और जब उसने उस पोस्ट पर क्लिक किया और स्क्रॉल किया तो उसे पता चला कि उसकी मां एक बार गर्ल बन गई थी। क्या उसके फ़ोन के लिए पैसे यहाँ से आ रहे थे और अब वह पूरी दुनिया को कैसे फेस करेगी? नताशा के दिमाग में सबसे पहले ख्याल अपनी मां की सेफ्टी या फिर उनके बारे में पूछने का नहीं बल्कि अपने बारे में आया। थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज हुआ कि अब उसकी लाइफ और भी टफ होने वाली है, क्योंकि उसके पास सब पैसों का कोई सोर्स नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब नताशा फिर से कमलेश को कॉल करने वाली थी तभी अचानक उसके फ़ोन स्क्रीन में एक और न्यूज़ दिखाई दिया। कमलेश सिन्हा ऑफ सिन्हा ग्रुप कमिटेड ए सीरियस ऑफेंस फ्रॉम ऑफरिंग मिलियंस डॉलर ब्रेवरी इन प्रेजेंट इन स्पेशलाइज्ड फोर्स फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। सिन्हा ग्रुप के अध्यक्ष कमलेश सिंह ने कई लोगों को रिश्वत देने की बहुत बड़ी क्राइम की है और इस वक्त स्पेशलाइज्ड फोर्स की जेल में है। नताशा इसके आगे कुछ पढ़ ही नहीं पाई। उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी और उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। उसकी मां के रेपुटेशन बर्बाद हो गई है, उसके अंकल जेल में है और अब उसका मैक्सवेल यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी नहीं होगा। वह आसानी से इमेजिन कर सकती थी कि उसके देश के लोग उसके पीठ पीछे कैसी बातें करते होंगे। नहीं, यह सही नहीं है। वह अब घर जाने के लिए टिकट भी बुक नहीं कर सकती। उसका नाम मैक्सवेल यूनिवर्सिटी के एग्जामिनर्स के बीच से रिमूव कर दिया गया है, इसलिए यूनिवर्सिटी उसके वापस जाने का खर्चा नहीं देगी। अब बस वह उम्मीद यही रह सकती थी जब तक वह भूख से मर ना जाए। नहीं, नताशा चिल्लाई और उसकी आंखें लाल हो गई। ठीक उसी वक्त एक सिक्योरिटी गार्ड ने दरवाज़ा खोला और पहले अंदर आने वाला इंसान वह इंसुलेटर था जिससे वह पहले मिली थी। नताशा राय यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया है ग्लोबल अनाउंसमेंट के लिए कि कैसे तुमने मैक्सवेल यूनिवर्सिटी के रूल्स तोड़े हैं। हमने लोकल पुलिस को भी कांटेक्ट कर दिया है और पुलिस के आने से पहले तुम्हें उनसे इंसान से माफ़ी मांगनी होगी जिसे तुम्हें और असाल्ट किया है। राघव राव और अनाहिता राठौर। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की अचानक से नताशा पागलों की तरह हंसने लगी, हाँ, जिससे इन्विजिलेटर की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने कहा, नताशा, और यहाँ पर बेवकूफ़ होने का नाटक मत करो। अब जो तुमने गलती की है तो तुम्हें माफ़ी मांगनी होगी और तुम्हें सजा मिलेगी। यह सुनने के बाद नताशा ने फाइनली अपनी पागल वाली हंसी रोकी और मजाक उड़ाने ली नज़रों से देखते हुए सवाल पूछा, माफ़ी मांगो? मैं क्यों माफ़ी मांगूं? उस घटिया लड़की ने मेरी फैमिली और मेरी लाइफ पर बर्बाद कर दी है, तो मैं उसे क्यों माफ़ी मांगूंगी? क्या तुम पागल हो गए हो या फिर मैं पागल हो गई हूँ? उस इन्विजिलेटर ने अपनी भौहें आपस में सिकुड़ते हुए कहा, तुम पागल हो गई हो एक्चुअली में? हाँ, नताशा ने एडमिट किया और हंसते हुए बोली, मैं पागल हूँ, इसलिए मुझे प्रवोक मत करो। नताशा राय, मेरी बातें ध्यान से सुनो और विक्टिम से माफ़ी मांग लो। अगर प्राइवेट तरीके से सेटल कर लोगी तो बेहतर रहेगा, वरना अगर पुलिस इस मामले में बीच में आई तो तुम्हें क्रिमिनल रिकॉर्ड सामना करना पड़ेगा। इम्पॉसिबल। नताशा की आंखें अभी भी ठंड थी। तुम चाहते हो कि मैं उस घटिया लड़की से माफ़ी मांगूं तो यह मेरी पूरी जिंदगी में कभी नहीं होगा। और वह इन्विजिलेटर कुछ रिएक्ट कर पाता और उससे पहले ही नताशा उठकर बालकनी की तरफ भागी और वहां से कूद गई। नताशा के दिमाग में एक प्लान था। उसका हॉस्टल रूम लंबी बिल्डिंग में नहीं था, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा उसे कूदने पर कुछ थोड़ी सी चोटें लगेगी और अगर उसे कैंपस के अंदर चोट लगी तो यूनिवर्सिटी को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और वह इस मौके का फ़ायदा उठा सकती है प्रेसिडेंट को फोर्स करने के लिए, ताकि उसका एडमिशन वह मैक्सवेल यूनिवर्सिटी में हो जाए। सब कुछ सोचने के बाद वह बालकनी से बिना किसी हिचकिचाहट के कूद गई, लेकिन उसने नीचे एक लॉन में लगी हुई लंबी लंबी आयरन रॉड्स को नहीं देखा। स्टूडेंट्स को फूलों तोड़ने से रोकने के लिए यूनिवर्सिटी ने आयरन फेंसिंग लगवाए हुए थे। नताशा नीचे कूदी और डायरेक्ट उस आयरन फेंसिंग के ऊपर गिरी, जिससे उसके लंबे और नुकीले आयरन फेंसिंग उसकी बॉडी की आर पार हो गए।
वह दर्द इतना इंटेंस था कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। धीरे धीरे उसके चेहरे और पूरे बॉडी से खून निकलने लगा और इस डरावनी सीन को देखकर जो स्टूडेंट वहां से गुजर रहे थे वह डर के मारे चिल्लाने लगे। लेकिन नताशा को कुछ सुनाई नहीं दिया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई और वह इस दुनिया से चली गई। यही उसकी जिंदगी का अंत था। वही जब अनाहिता को नताशा की मौत की खबर मिली तो वह हैरानी से कुछ बोल ही नहीं पाई। क्या क्या तुम कह रहे हो कि वह मर गई है? वीरेन नेहा में सर हिलाते हुए कहा। वह बिल्डिंग से कूद गई। उसे लगा कि वह हाई फ्लोर पर नहीं है, लेकिन वह अनलकी थी और नीचे के आयरन फेंसिंग पर जा गिरी। आयरन फेंसिंग उसके बॉडी के आर पार हो गया और उसके सारे इंटरनल ऑर्गन्स डिस्ट्रॉय हो गए और जब तक एम्बुलेंस पहुंची तब तक वह मर चुकी थी और उसे बचाने का कोई तरीका नहीं था। यह सुनकर अनाहिता ने हाँ में सर हिलाया। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 395 वो एक छूलन का सिटीजन है। अब तक आपने सुना कि जब नताशा को पता चलता है कि उसकी फैमिली के साथ क्या हादसा हुआ है तो वह अपने आप की फ्यूचर को बचाने के लिए बिल्डिंग से कूदती है, लेकिन फेंसिंग की वजह से उसकी मौत हो जाती है और यह खबर जानकर आना ही था काफी हैरान थी। अब आगे वीरेन की सारी बातें सुनने के बाद अनाहिता ने हाँ में सर हिलाया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। जब नताशा ने पहले उसे प्रोवोक किया था तो उसने उसे कहा था कि जो भी उसे ऑफेंड करते हैं उनकी मौत तय होती है। उसकी बातें शायद सच हो गई है। नताशा अब मर चुकी है। आप इस बारे में ज्यादा मत सोचिए। उसका रिएक्शन देखकर वीरेन ने एडवाइस दिया, अगर नताशा और उसकी फैमिली अगर गलत काम नहीं करते तो क्या इस हालत में होते? उन्हें इस तरह के अपनी गलत कर्मों का नतीजा भुगतना पड़ा है। आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ अनाहिता ने जवाब दिया, क्या मैं तुम्हें इतनी काइंड नजर आती हूँ? मैं नताशा की मौत के लिए अपने आप को ब्लेम नहीं कर रही थी। ऑलराइट, चलो उसके बारे में बात करना बंद करते हैं। तुम्हारे एग्जाम्स कैसे गया? यह सुनकर वीरेन में अपने हाथों को स्ट्रेच करते हुए आलत से जवाब दिया, मैंने आज बहुत ही अच्छा किया। इनफैक्ट मैंने अपने उज्ज्वल से भी बेटर परफॉर्मेंस दिया। आज दोपहर में इंटरव्यू के दौरान मैंने बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब सही ही दिया और मैंने अपनी पूरी कोशिश की। अब बस सब किस्मत के हाथ में है। आर्यन ने भी बहुत अच्छा किया, मगर बाकी सब? अनाहिता ने हमें सर हिलाया। भले ही उन सब ने उसकी क्लासेस अटेंड की थी, लेकिन बाकी सब इतने स्मार्ट नहीं थे कि उसकी मदद के बावजूद इतने कम समय में सब कुछ कर ले। अगले दिन में मैक्सवेल यूनिवर्सिटी के एडमिशन लिस्ट रिवील होगा। सिर्फ 50 स्टूडेंट्स ही ईयरली एग्जाम एडमिशन में सिलेक्टेड होते थे और इस बार कम से कम 500 से ज्यादा बच्चे एग्जाम देने के लिए आए थे, इसलिए एक्सेप्टेंस 10% था। अनाहिता मुंबई यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट को एडमिशन लिस्ट दिखाने के लिए अपने साथ लेकर गई। नोटिस बोर्ड के पास का एरिया बहुत ही क्राउड था और उन्हें टाइम लग गया भीड़ के बीच में से होकर सामने की तरफ जाने में। वहां पर सिर्फ 50 सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के नाम लिखे हुए थे, इसलिए उनका नाम पढ़ना बहुत ही आसान था। अपनी लंबी हाइट का फायदा उठाते हुए वीरेन ने मुंबई यूनिवर्सिटी की लिस्ट को पीछे से ही देख लिया, जिसमें लिखा हुआ था वीरेन राव, आर्यन श्रीवास्तव, त्रिशा आहूजा। यह देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने त्रिशा की तरफ मुड़कर पूछा, तुम एडमिट हो गई क्या? त्रिशा को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ है। उसने अपनी गर्दन उठाकर कोशिश की लिस्ट को देखने की और उसे स्ट्रगल करता हुआ देखकर वीरेन ने उसके कमर को पकड़ा और उसे थोड़ा सा उठा दिया। इस इंसिडेंट से त्रिशा हैरान हो गई और उसने अपना मुंह खोलकर सामने देखना शुरू कर दिया और वह यह पूरी तरह से भूल गई कि वह क्या करना चाहती थी। क्या तुमने अपना नाम देखा? वीरेन ने उसे पकड़े हुए ही पूछा तो अपने होश में वापस आते हुए पूरे शर्म से लाल चेहरे के साथ त्रिशा ने लिस्ट की तरफ अपना कर घुमाया। वीरेन की बात बिल्कुल सही थी। उसका नाम लिस्ट में था और डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स में। क्या तुमने अपना नाम देखा? वीरेन ने अपना सवाल दोहराया। हाँ, त्रिशा ने हकलाते हुए कहा। जैसे ही उसके पैर का जमीन पर पड़े वीरेन बोला, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था, अब तुम एक्सेप्टेड हो गई हो यूनिवर्सिटी में। जैसे ही त्रिशा कुछ कहने वाली थी तभी आर्यन एक्साइटेड होकर चिल्लाते हुए बोला, मैं एक्सेप्ट हो गया, मैं एक्सेप्ट हो गया। वह बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से रिएक्ट कर रहा था तो अनाहिता हंसते हुए बोली, जो लोग एक्सेप्ट हो गए हैं उन्हें कंग्रेचुलेशन, और जो नहीं हुए हैं प्लीज डिसअपॉइंट मत होना और इसे एक्सपीरियंस की तरह लेना। और अब तुम्हें पता चल गया है कि वर्ल्ड वाइड स्टेबलाइजेशन में तुम्हें कितना अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है।
बाकी दो लोगों ने अपनी उम्मीदें शुरू से ही नहीं बनी थी, भले ही वह थोड़ी डिसअपॉइंट थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अच्छी सी मुस्कुराहट थी उनके दोस्तों के लिए, और वह वीरेन, त्रिशा और आर्यन को कंग्रेचुलेशन कह रहे थे। उन्हें एक मौका मिला था मैक्सवेल यूनिवर्सिटी में आने का और एग्जाम देने का, यही उनके लिए बहुत ही ऑनर की बात थी। आफ्टर ऑल मैक्सवेल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना अगर इतना ही आसान होता तो उसकी इज्जत इतनी नहीं होती। अगर हर एक एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता तो मैक्सवेल यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में एक नहीं जानी जाती। 6 में से 3 एक्सेप्ट हो गया है, एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। चलो मैं तुम सबको लंच पर लेकर चलती हूँ, अनाहिता ने ऑफर दिया तो उसके इनविटेशन से सारे स्टूडेंट खुश हो गए। तभी अचानक एक बड़े से हाथ ने अनाहिता का कंधा थपथपाया। अनाहिता पीछे मुड़कर शॉक में देखा। रुद्राक्ष उसके मुंह से रुद्राक्ष की प्यार भरी नजरों से मिलते हुए निकला। रुद्राक्ष के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने पूछा, क्या तुमने मुझे मिस किया? उससे कोई जवाब देने के लिए बजाय अनाहिता ने अपने दोनों हाथों से गले में डाल दिए और पूरे स्टूडेंट के सामने उसे गले लगा लिया। उसने उसे बहुत मिस किया, बहुत ज्यादा मिस किया। रुद्राक्ष की मुस्कुराहट बड़ी हो गई और उसने बदले में उसे गले लगा लिया। उसके हाथ अनाहिता की कमर के पास इतनी टाइटली लपेटे हुए थे जैसे वह दोनों की बॉडी को आपस में जोड़ लेना चाहता हो। वीरेन, जो उन सब में सबसे ज्यादा समझदार था, उसने कहा, चलो यहाँ से चलते हैं, मैं आज के खाने का पैसा दूंगा और हम यहाँ से वापस जाने से पहले बॉस से अच्छी सी एक ट्रीट लेंगे। बाकी सब भी मान गए और कई सीरियस नज़रों से कपल को देखने के बाद वीरेन के बाद वहां से चले गए। तो फिर रुद्राक्ष अनाहिता को भीड़ से बाहर लेकर आया। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुम यहाँ आ रहे हो, अनाहिता ने मुंह बनाते हुए कहा। रुद्राक्ष ने उसे हाँ कर हैरान कर दिया। वह रिजल्ट देखने के लिए इतनी बेचैन थी कि उसने उसके चेहरे को भी नहीं धोया है और ना ही बाल ठीक किया है। शायद रुद्राक्ष उसके मन की बात समझ गया और उसने अपना हाथ आगे बढ़कर उसके बालों को ठीक किया और एक जेंटल स्माइल के साथ उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, तुम हमेशा खूबसूरत लगती हो। यह सुनते ही अनाहिता का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वह कुछ कहने के लिए मुंह खोलना चाहती थी, मगर वह कुछ कह पाती उससे पहले इसके फ़ोन की रिंगटोन बजने लगी। जैसे ही अनाहिता ने अपने पॉकेट से फ़ोन निकला, उसे देखा कि सलीना की तरफ से कॉल था। 1 मिनट मुझे दो, उसने कहा और कॉल उठाया। हेलो मिस सलीना। लेकिन सलीना की आवाज़ के बजाय इस बार प्रेसिडेंट की आवाज़ दूसरी तरफ से सुनाई दी। माहिरा, सलीना ने मुझे यह बताया कि तुम मुझसे बात करना चाहती हो। जैसे ही अनाहिता ने उनकी आवाज़ सुनी, वह अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पाई और उसने कहा, मिस्टर लैम्बर्ट, क्या आप इस वक्त कैंपस में हैं? हाँ, मैं तुम्हारा ऑफिस में इंतज़ार कर रहा हूँ। ऑल राइट, मैं अभी पहुँचती हूँ। कॉल कट होने के बाद अनाहिता अपने पैरों पर खड़ी हुई और खुश होकर रुद्राक्ष से बोली, चलो पहले प्रेसिडेंट से मिलते हैं। मिस सलीना ने कहा कि शायद उसे फोटो वाले आदमी की आइडेंटिटी पता होगी। रुद्राक्ष उसके लिए खुश था। उसने कहा, मैं भी बहुत वक्त से मिस्टर लैम्बर्ट से नहीं मिला, चलो एक साथ उनसे मिलते हैं। इतना कहकर उसने उसका हाथ पकड़ लिया। अनाहिता ने अपने सर नीचे झुका लिया और उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसका सिक्स्थ सेंस उसे बता रहा था कि वह सब जानने के काफी करीब है, लेकिन वह अपने अंदर के बढ़ते हुए पैनिक को रोक नहीं पा रही थी। उसकी इमोशंस में चेंज नोटिस करके रुद्राक्ष ने उसका हाथ टाइटली पकड़ते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, अनाहिता ने थोड़ा सा जवाब दिया। रुद्राक्ष उसके साथ है तो उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। सचमुच उसे डरने की कोई जरूरत नहीं थी। जल्दी ही उन्होंने प्रेसिडेंट के दरवाजे पर नॉक किया तो सलीना ने उनके लिए दरवाज़ा खोला और उनके पकड़े हुए हाथों को देखकर मुस्कुराने लगी। वह अपने 2 फेवरेट स्टूडेंट को एक साथ देकर बहुत ही खुश थी। उन दोनों से थोड़ी सी बातें करने के बाद सलीना ने कहा, एडमिशन लिस्ट अभी रिलीज हुई है, इसलिए मेरे पास बहुत सारे मैटर है अटेंड करने के लिए, इसलिए तुम लोग अंदर जाओ और मिस्टर लैम्बर्ट से बात करो, वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ। श्योर, गुड बाय। उस कपल ने सेलिना को वहाँ से जाते हुए देखा और फिर प्रेसिडेंट के ऑफिस के अंदर गए। मैक्सवेल यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रेसमोस लैम्बर्ट एक 50 साल के बुजुर्ग इंसान थे। उनके सारे बाल सफ़ेद हो गए थे और उनके फीचर्स बिल्कुल एक सांता क्लॉज की तरह लगते थे। मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा है, रेसमोस ने हंसते हुए कहा, किस्मत ने तुम दोनों को एक साथ कर दिया। किसने सोचा था कि हमारे यूनिवर्सिटी के 2 ब्रिलियंट जीनियस जिंदगी में एक साथ आ जाएंगे। यह सुनकर अनाहिता थोड़ा सा एम्ब्रेस हो गई।
लेकिन उसे यहाँ आने का अपना में पर्पज याद था, इसलिए उसने तुरंत वह पुरानी फोटो रेसमोस को दिखाते हुए अपना सवाल पूछा, मिस्टर लैम्बर्ट क्या आप जानते हैं कि इसने कौन है? रेसमोस वह फोटो उसके हाथ से ली और अपने मोटे से चश्मा पहनकर उस आदमी का चेहरा देखा तो कुछ ही सेकंड के बाद उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई है। अनीता ने उनका रिएक्शन देखा तो उसके दिल की धड़कन बढ़ गई और उसने अपना सवाल पूछा, क्या आप इन्हें जानते हैं? रेसमोस ने हमें सर हिलाते हुए कहा, यह मेरे रिग्रेट की बात है। यह हमारी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ है और वह यहाँ कुछ वक्त के लिए प्रोफेसर के तौर पर काम करता था, लेकिन एक बार इंडिया जाने के बाद यह कभी लौटकर नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में गायब हो गया हो। इसे ढूंढने के लिए मैं पुलिस रिपोर्ट भी की क्योंकि मुझे लगा कि शायद इससे कुछ हो गया है, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि वह जानबूझकर गया था। इतना कहकर वह रुक गए और फिर उन्होंने पूछा, तुम्हारे पास उसकी फोटो क्यों है? अपने लिप्स बाइट करते हुए अनाहिता ने सामने खड़ी औरत की तरफ जो उसकी माँ थी एक्सप्लेन किया, यह औरत मेरी मॉम है। आप श्रीमती विल्सन को जानते होंगे, वह मेरी फोस्टर मदर है, राइट, और यह मेरी बर्थ मदर है। यह सुनकर रेसमोस हैरान हो गए और उन्होंने एक दूसरे से को प्यार से गले लगाए हुए कपल की तरफ देखा और हैरानी से पूछा, यह कैसे तुम्हारी मदर से रिलेटेड है? अनाहिता ने यह सुनकर अपने कंधे उचकाते हुए कहा, यह भी मैं पता लगाना चाहती हूँ। 10 साल पहले मेरी माँ एक एक्सीडेंट से इस दुनिया से जा चुकी है और मुझे डर है कि यह सब उनसे रिलेटेड है, लेकिन यह फोटो दिखती है कि वह लोग दुश्मन नहीं थे। मिस्टर लैम्बर्ट, यह बात मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है। मुझे इन्हें जल्द से जल्द ढूंढकर सच का पता लगाना है कि मेरी मॉम की मौत कैसे हुई थी, और मैं कल्परेट को ढूंढकर उसे सजा दिलवाना चाहती हूँ। यह सुनकर रेसमोस ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, वेल, यह एक बहुत ही मिस्टीरियस आदमी था। मेरे पास इसकी कोई पक्की जानकारी नहीं है, मुझे बस थोड़ा बहुत पता है इसकी आइडेंटिटी और इसके गायब होने के बारे में। अपने नाखून स्क्रीन में घुसाते हुए बेचैन होकर पूछा, क्या आप प्लीज मुझे इसकी आइडेंटिटी बताएंगे? गहरी सांस छोड़ते हुए रेसमोस ने जवाब दिया, यह अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखना चाहता था, इसलिए मैं यह कभी किसी को नहीं बता पाया, लेकिन अब जब यह बात तुम्हारी माँ की मौत से रिलेटेड है तो मैं इस बात को और नहीं छुपा सकता। अनाहिता ने एक गहरी सांस ली और बहुत ही अच्छे से सुनने के लिए तैयार हो गई। प्रेसिडेंट लैम्बर्ट ने खिड़की की तरफ वह देखा और पुरानी यादों में खोते हुए बोले, इसका नाम अमरजीत है, मगर मुझे पक्का यकीन नहीं है कि यह इसका रियल नाम है या नहीं। इसके गायब होने के बाद पुलिस ने मुझे इन्फॉर्म किया कि जो बायोडाटा इसने यूनिवर्सिटी में दिलवाया था वह नकली है। हम उसके पेरेंट्स के पास भी गए जिनका नाम और पता उसके रिकॉर्ड्स में था, तो पता चला कि वह उसके एक्चुअली पेरेंट्स नहीं थे। उस कपल का तो कोई बेटा ही नहीं था। अमरजीत, अनाहिता ने धीरे से ही उसे ना को मन ही मन रख लिया। तभी रेसमोस से आगे बोले, उस वक्त यूनिवर्सिटी को उसे लेकर बहुत ही ज्यादा उम्मीदें थी। उसकी फेक आइडेंटिटी जाने के बाद भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, हम बस उसे ढूंढना चाहते थे। मैं उस वक्त उसका सुपीरियर था और जब वह पुलिस उसे ढूंढने में फेल हो गई तो मैं उसके रूम में गया और वहां पर मुझे ऐसा कुछ मिला जिसकी वजह से मुझे उसकी आइडेंटिटी का कल्लू मिला। यह सुनकर अनाहिता ने अपने लिप्स बाइट करते हुए उनसे आगे पूछा, तो रेसमोस ने आगे कहा, मुझे कुछ लेटर मिले जो उसने लिखे थे और उसकी सेफ्टी के चलते मैंने उसे लेटर्स को पढ़ने का डिसाइड किया, लेकिन वह लेटर्स एक स्क्रिप्ट के तौर पर लिखे हुए थे जो मैंने आज तक कभी देखी ही नहीं थी। यह सुनकर अपनी भौहों आपस में सिकुड़ते हुए रुद्राक्ष ने पूछा, एक स्क्रिप्ट जो आपने कभी अपनी आंखों से नहीं देखी थी? मिस्टर लैम्बर्ट ऐसे इंसान थे जो दुनिया के कई भाषाओं को बहुत ही फ्लुएंटली बोल और पढ़ लेते थे, इसलिए यह पार्टिकुलर इम्पॉसिबल था कि ही वह एक ऐसी भाषा से मिले जो उन्होंने आज तक कभी देखी ना हो। लेकिन प्रेसिडेंट ने हमें सर हिलाते हुए कहा, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी और बहुत सारी लैंग्वेज लिस्ट और बहुत सारी चीज़ों पर गया, तब जाकर मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा, यह सारे स्क्रिप्ट्स एक एशियाई लैंग्वेज की है और यह थोड़ी बहुत तुम्हारी एशियंट इंडियन हिस्ट्री से मिलती जुलती है, लेकिन यह लैंग्वेज इतनी पुरानी है कि पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है और अब दुनिया में सिर्फ एक ही देश है जो इस लैंग्वेज को इस्तेमाल करता है। कौन सा देश? अनाहिता ने पूछा। ट्रूलैंड। इस आंसर ने अनाहिता और रुद्राक्ष दोनों को हैरान कर दिया और उनके चेहरे पर मिक्स इमोशन दिखाई देने लगे, जैसे उन्हें यह इन्फॉर्मेशन डाइजेस्ट ना हो रही हो। थोड़ी देर की पॉज के बाद रेसमोस ने कहा, ट्रूलैंड एक क्लोज डोर पॉलिसी रखता है, लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से वह लोग बहुत ही डेवलप है और बस उनकी मेडिकल फील्ड पीछे है। अमरजीत हमारी यूनिवर्सिटी में मेडिसिन पढ़ने के लिए ही आया था और उसने बाकी सारे लैंग्वेज बहुत कम ही पढ़ी थी,
इसलिए मुझे पक्का यकीन है कि वो एक ट्रूलन का ही सिटीजन था। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद।